हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था इथन कॉइन और जॉयल कॉइन ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1980s में टेक्सास से होती है, जहाँ एंटोन नाम के एक आदमी को एक शेरिफ गिरफ्तार करता है। उसके पास अजीब सा दिखने वाला एक सिलेंडर भी होता है। शेरिफ पुलिस स्टेशन वापस आकर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है कि मैंने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसके पास एक अजीब सा सिलेंडर है और उसकी पाइप उसकी स्लीव्स में थी। तभी एंटोन खड़ा होता है और शेरिफ के गले में अपनी हथकड़ी से बंधे हुए हाथ डाल देता है और उसका गला घोटकर उसे वहीं मार देता है। अब एंटोन अपना सिलेंडर उठाता है और पुलिस स्टेशन से शेरिफ की कार लेकर निकल जाता है। एंटोन हाईवे पर एक कार को रुकने का सिग्नल देता है और जब कार रुकती है तो एंटोन आगे बढ़ता है और कार में बैठे आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है। आदमी बाहर आता है और एंटोन से पूछता है, ये सिलेंडर किस लिए? एंटोन बड़े प्यार से बोलता है, जरा रुकिए सर, अभी पता लग जाएगा। एंटोन सिलेंडर की नली उसके माथे पर लगाता है और एक हुक जैसा बटन प्रेस करता है। अचानक उस आदमी का भेजा बाहर निकल कर गिरता है। दरअसल एंटोन उस सिलेंडर और पाइप को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब मॉस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो डेजर्ट में हिरन का शिकार कर रहा होता है। वो गोली चलाता है और दूरबीन से देखने की कोशिश करता है कि हिरन मरा या नहीं, लेकिन उसकी नजर एक जख्मी कुत्ते पर पड़ती है। वो हैरान होता है, इस बियाबान जंगल में एक हाइब्रिड कुत्ता, वो भी जख्मी हालत में, कैसे घूम रहा है? उसे शक होता है तो वो चेक करने के लिए जाता है तो मॉस देखता है कि कारों का झुंड और उसके आसपास गिरी हुई लाशें, जिसे मॉस अंदाजा लगाता है कि यहाँ जरूर गैंग वॉर हुई है। अब मॉस फटाफट कारों की तलाशी लेना शुरू करता है, इस उम्मीद में शायद उसे कुछ मिल जाए। जैसे ही वो कार का गेट खोलता है तो उसे एक अधमरा आदमी दिखता है जो मॉस से पानी मांगता है, लेकिन मॉस बड़ी बेरुखी से उसे कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है और कार में जितने हथियार होते हैं वो अपने पास रखता है। अब वो दूसरी गाड़ी चेक करता है तो उसे उसमें ड्रग्स दिखते हैं। अब तो मॉस समझ जाता है ड्रग्स है तो पैसा भी जरूर होगा। मॉस और आगे बढ़ता है और अपने आप से बातें करते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि पैसे लेकर कोई भागा होगा तो किधर। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे एक आदमी पर पड़ती है। मॉस उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है तो वो आदमी मर चुका होता है और उसके पास कैश से भरा हुआ बैग पड़ा होता है। मॉस फटाफट बैग पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। मॉस अब अपने घर पहुँचता है और हथियारों को छुपाने के बाद वो अपने घर में एंटर करता है तो उसकी वाइफ कार्ला उसके हाथों में बैग देखकर पूछती है, इस बैग में क्या है? तो मॉस बोलता है, इसमें बहुत सारा कैश है। और कार्ला उसे जवाब देती है, हाँ जरूर जेम्स बॉन्ड। रात को सोते वक्त मॉस को उस अधमरे आदमी का ख्याल आता है जो उससे पानी मांग रहा। मॉस काफी गिल्टी फील करता है और पानी लेकर जाते हुए कार्ला से बोलता है कि अगर मैं वापस ना आ सका तो माँ से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। कार्ला हैरान होते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। तो मॉस कहता है, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही बोल दूंगा। वो अपनी कार में उस आदमी को पानी देने के लिए निकल जाता है। मॉस उसी जगह पहुंचता है और जैसे ही वो कार का गेट खोलता है उस आदमी को पानी पिलाने के लिए, तभी गैंग के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और मॉस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं और अपने कुत्ते उस पर छोड़ देते हैं, लेकिन मॉस नदी के रास्ते उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं एक गैस स्टेशन पर एंटोन पेट्रोल डलवाता है और पैसे पे करने जाता है। ओनर उससे पूछता है कि डलस में बरसात हो रही है। एंटोन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों पूछा? ओनर बोलता है, क्योंकि कार डलस की है ना। एंटोन चिढ़कर बोलता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहे कहीं से भी हूँ। और वो ओनर से पूछता है, तुम कितने बजे सोते हो? ओनर घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो उसे सॉरी कहने लगता है, लेकिन एंटोन फिर कहता है कि तुम कितने बजे सोते हो? ओनर बोलता है, 9:30 बजे। तो दुकान कितने बजे बंद करते हो? ओनर अब बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि एंटोन उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है, जिससे उसका सनकीपन साफ नजर आता है। ऑनर फिर से सॉरी बोलता है, लेकिन इस बार एंटोन एक सिक्का निकालता है और उससे बोलता है, मांगो, हेड या टेल। ऑनर घबराते हुए हेड बोलता है और हेड ही आता है। एंटोन उसकी जिंदगी का फैसला एक सिक्के से करता है और चला जाता है। ऑनर उसे हक्का बक्का देखता रह जाता है। अब जख्मी हालत में मॉस अपने घर वापस लौटता है, अपने हथियार निकालता है और अपने जख्मों पर पट्टी करते हुए अपनी वाइफ कार्ला से कहता है कि तुम अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए चली जाओ। लेकिन कार्ला मॉस को जख्मी हालत में देखकर हैरान होती है और बोलती है, मैं वहाँ जाकर क्या कहूंगी? तो मॉस बोलता है, माँ से कहना, हेलो मॉम, मैं घर आ गई। एंटोन भी उसी गैंग वॉर वाली जगह पहुँच जाता है जहाँ गैंग के लोग
उसका वेट कर रहे होते हैं और वो मॉस की कार दिखाते हुए बताते हैं कि ये उसी की कार है और साथ ही एक ट्रांसमीटर देते हैं जो उस कैश वाले बैग में लगा हुआ है और बोलते हैं अभी बैग ट्रांसमीटर की रेंज से बाहर दिख रहा है। एंटोन ट्रांसमीटर लेते ही दोनों को शूट कर देता है और कार की इंफॉर्मेशन प्लेट निकाल लेता है ताकि पता लगा सके कि कैश कौन लेकर भागा है। अब शेरिफ बेल को खबर मिलती है कि बीहड़ में गोलीबारी हुई है और साथ ही कार जलने की। वो उसकी छानबीन करने के लिए अपने साथी के साथ जाता है। पहले तो वो जली हुई कार देखते हैं और बात करते हैं कि ये उसी की कार है जिसकी हाईवे पर हत्या हुई है। शेरिफ बेल अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि सीरियल किलर ने पहले शेरिफ को मारा, फिर हाईवे पर मर्डर किया, उससे कार बदली और अब कार जलाकर निकल गया। बेल का साथी बोलता है, सर आपका जवाब नहीं, क्या अंदाजा लगाया है? अब वो भी गैंग वॉर वाली साइट पर पहुंचते हैं और लाशों को देखते हैं। बेल का साथी बोलता है, जालिमों ने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा। सारी जगह का मुआयना करने के बाद उनकी नजर मॉस की कार पर पड़ती है। सर इसकी तो इंस्पेक्शन प्लेट ही निकाल ली है, लेकिन बेल कार को देखकर पहचान जाता है कि ये मॉस की कार है। वहीं एंटोन भी मॉस के घर का पता लगा लेता है और उसके घर पहुंच जाता है और वो घर पर नॉक करता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपने सिलेंडर्स और पाइप से घर का लॉक तोड़ देता है और घर के अंदर एंटर करता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे जल्दबाजी में वहां से निकला गया। अब एंटोन फ्रिज खोलता है और उसमें से ठंडे दूध की बोतल निकालकर आराम से सोफे पर बैठकर दूध पीते हुए सोचता है कि आखिरकार मॉस कहाँ गया होगा। उसके हाथ मॉस का टेलीफोन बिल लगता है और वो उसे लेकर निकल जाता है। एंटोन पूछताछ के लिए सोसाइटी के ऑफिस जाता है, जहाँ उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वहीं मॉस अपनी वाइफ को बस में बैठाता है और उससे कहता है कि मैं डेलस जा रहा हूँ और जैसे ही मामला निपट जाएगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कार्ला मासूमियत से पूछती है कि तुम वापस तो आओगे ना, और मॉस उससे प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। कुछ देर बाद बेल अपनी साथी के साथ मॉस के घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि घर का लॉक टूटा हुआ है। वो अंदर जाते हैं और घर को तलाशना शुरू कर देते हैं। दूध की बोतल देखकर बेल बोलता है कि वो सीरियल किलर अभी यहीं था और अभी निकला है। उसका साथी पूछता है वो कैसे सर? तो बेल बताता है दूध की बोतल अभी तक ठंडी है। बेल का साथी बोलता है कि क्या मॉस को पता है कि उसके पीछे एक वहशी दरिंदा है? लेकिन बेल अब उसी बोतल में से दूध पीता है और बोलता है उसने भी वही किया है जो मैं अभी कर रहा हूँ और जो वो करने वाला है मैं उसे सोचकर डर रहा हूँ। मॉस डलास पहुंचता है और एक होटल में जाता है जहां वो एक कमरा रेंट पर लेता है। वो अपना कैश से भरा हुआ बैग होटल की एसी की डक्ट में छुपा देता है। एंटोन मॉस के टेलीफोन बिल से डायल नंबर पर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती। मॉस कहीं ना कहीं जानता है कि उसे ढूंढा जरूर जाएगा, तो वो अपनी तैयारी में लग जाता है। वो अपने लिए बूट्स और गन खरीदता है। वो गन के आगे के पाइप काटता है, उसे शॉट गन बना लेता है ताकि वो उसके बैग में आराम से रखी जा सके। वो होटल के रिसेप्शन पर जाता है और कहता है मुझे एक और रूम चाहिए और जिस रूम में मैं रह रहा हूँ उसके साथ वाला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे रूम मिल जाता है। अब वो रूम में रहने लगता है। एंटोन मॉस की तलाश में ड्राइव करता हुआ अपनी कार से निकल रहा होता है कि तभी उसका ट्रांसमीटर बीप करने लगता है और एंटोन अंदाजा लगाता है कि कैश कहीं आसपास ही है। बेल के पास उसका जूनियर आता है और कहता है लैब से उस हाईवे वाले लड़के की मौत की रिपोर्ट आ गई। बेल बोलता है कि उसे गोली मारी गई थी ना, लेकिन उसका जूनियर बोलता है गोली का निशान है मगर गोली नहीं। बेल कहता है बुरा मत मानना मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, गोली भी मारी गई है और गोली भी नहीं है, तो क्या उसे गोली मारकर उसके माथे से गोली निकाल ली थी? इस बात से बेल बड़ा हैरान होता है। अब एंटोन भी उसी होटल में रूम लेता है और सब कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तलाशी के दौरान एक मैक्सिकन गैंग को उड़ा देता है। उसे लगता है कि शायद इन्हीं के पास कैश है। गोलियों की आवाज सुनकर मॉस सारा कैश लेकर होटल से फरार हो जाता है। अब एंट्री होती है कार्सन की, जो कि एंटोन की तरह हिटमैन है, जिसे बुलाया गया एंटोन के बॉस ने, और वो बताता है कि हमारा आदमी पागल हो गया है और साथ ही बताता कि हमने बहुत बड़ी रकम खो दी है और दूसरी पार्टी ने अपना माल। और बॉस कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, बस तुम इस मामले को हल करो। और कार्सन यस सर बोलकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। अब मॉस दूसरे होटल पहुंचता है जहां रिसेप्शन पर एक्स्ट्रा पैसा देता है और कहता है कि अगर कोई मुझे ढूंढता हुआ आए तो मुझे कॉल करके बताना। मॉस सोने की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिरकार वो हिटमैन मुझ तक पहुंचा कैसे। अब वो कैश का बैग अच्छे से चेक करता है और उसे मिलता है एक ट्रांसमीटर और मॉस समझ जाता है। मॉस अपनी गन लेकर गेट के सामने बैठ ही रहा होता है। अचानक दरवाजा तोड़ते हुए एक
गोली जिससे मॉस जख्मी हो जाता है। वो खिड़की से कूदकर भागता है, लेकिन एंटोन उसका पीछा करता है और सड़क पर दोनों के बीच गोलीबारी होती है। जख्मी मॉस आती हुई कार को रोककर वहां से भाग जाता है। मॉस अब मैक्सिको बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और पुल के नीचे कैश को छुपाता है। साथ ही वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों से जैकेट और एक बियर की बोतल लेकर मैक्सिको में एंटर करता है। अगली सुबह एक मैक्सिकन बैंड मॉस को म्यूजिक सुनाकर उठाता है। मॉस उन्हें कुछ पैसे देता है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है। वहीं जख्मी एंटोन को लगी हुई गोली वो खुद ही निकालता है। कार्सन मॉस के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मॉस उसे देखकर हैरान होता है। तभी कार्सन कहता है, डरो मत, मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम भाग रहे हो। मॉस भी रिलैक्स होकर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो, मैंने उसे देखा है। कार्सन हैरान होकर बोलता है, तुमने उसे देखा है और तुम अभी तक जिंदा हो? कार्सन बोलता है, वैसे वो ओडेसा की तरफ जा रहा है, शायद तुम्हारी बीवी को मारने के लिए। साथ ही वो बोलता है, वैसे मैं होटल ईगल में ठहरा हूँ, अगर तुम्हारा मन बने पैसा देने का तो मेरे पास आना, चाहो तो उसमें से कुछ पैसा अपने पास ही रख लेना। लेकिन मॉस बोलता है, पैसे तो मैंने खर्च कर दिए और अगर सौदा ही करना होता तो मैं एंटोन से ही कर लेता। इस बात पर कार्सन बोलता है, तुम अगर एंटोन को पूरा पैसा दे भी दोगे तो भी वो तुम्हें मार देगा, वो बहुत अजीब है। ये कहकर कार्सन चला जाता है। शेरिफ बेल अब कार्ला से मिलने ओडिसी पहुंचता है। बेल कार्ला को समझाने की कोशिश करता है कि मॉस के पीछे कुछ वहशी दरिंदे पड़े हुए हैं और वो उसे मार देंगे, लेकिन कार्ला बोलती है, मॉस भी कम नहीं है, वो उन्हें जवाब जरूर देगा। तभी शेरिफ बेल कार्ला को एक इंसान और भैंसे की कहानी सुनाकर समझाने की कोशिश करता है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हमेशा जीत एक ही हो, कभी मामला दूसरे पक्ष में भी जा सकता है। जिसे सुनकर कार्ला थोड़ी डर जाती है और शेरिफ अपना कार्ड देकर कार्ला से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मॉस की कोई इंफॉर्मेशन आए तो मुझे जरूर बताना, एक मैं ही हूँ जो उसे बचा सकता हूँ। और वो चला जाता है। मॉस से मिलने के बाद कार्सन बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैश कहाँ छुपाया गया हो। अचानक वो पुल के आसपास ढूंढने लगता है और उसे बैग दिख जाता है। कार्सन अब होटल पहुंचता है। जैसे ही वो होटल की सीढ़ियां चढ़ता है, पीछे से एंटोन आता है और गन दिखाते हुए कार्सन को हेलो बोलता है। अब वो कार्सन के रूम में चले जाते हैं और बात करते हैं। एंटोन बोलता है कि तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन कार्सन बोलता है, तुम जानते हो एंटोन, तुम कितने सनकी हो। कि तभी फोन की घंटी बजती है और एंटोन कार्सन को गोली से उड़ा देता है। अब एंटोन फोन उठाता है तो उसे पता लगता है कि वो मॉस है। एंटोन सीधे सीधे मॉस को चेतावनी देता है, या तो पैसा दे दो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, और अगर तुम मुझे पैसा दे देते हो तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, मगर इसका वादा नहीं करता कि तुम बचोगे या नहीं। ये सुनकर मॉस भी उसे धमकी देकर फोन काट देता है। मॉस अब अमेरिका में वापस एंटर करता है और अपना कैश लेता है और सीधे कार्ला को फोन करता है और कार्ला से कहता है कि मुझे होटल में मिलो, मैं तुम्हें कैश और प्लेन की टिकट दूंगा और तुम ये जगह छोड़कर चली जाना, और जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नाराज एंटोन अपने बॉस के ऑफिस में एंटर करता है और बॉस को गोली मार देता है, क्योंकि उसने उसके काम के बीच में कार्सन को हायर किया था। एंटोन का मानना है कि तुम ज्यादा लोगों को काम मत दो, सिर्फ परफेक्ट लोगों को ही काम दो, जो कि वो खुद है। रास्ते में कार्ला शेरिफ बेल को इन्फॉर्म करती है कि मॉस कहाँ मिलेगा और ये भी वादा लेती है कि तुम उससे अकेले ही मिलने जाना, वरना वो अपना आपा खो देगा। शेरिफ बेल अकेला मॉस से मिलने होटल एल पासो जाता है। जैसे ही वो होटल के पास पहुंचता है, वो देखता है कि कुछ गैंगस्टर्स गोलियां चलाते हुए भाग रहे हैं। शेरिफ बेल अंदर एंटर करता है तो वो वहाँ पर मॉस की डेड बॉडी देखता है। शेरिफ बेल वहाँ के लोकल पुलिस वाले के साथ बैठता है और कैश के बारे में पूछता है। लोकल पुलिस वाला बताता है मारने के बाद पैसे शायद वही गैंगस्टर्स ले गए होंगे। तभी वो पूछता है एंटोन के बारे में, उस पागल सरफिरी का क्या हुआ? शेरिफ बेल बोलते हैं, मुझे तो वो पागल नहीं बल्कि प्रेत लगता है, जिंदा प्रेत। ये कहकर शेरिफ अपने दोस्त को गुड बाय बोलता है और वापस उसी होटल के कमरे में पहुंचता है और वहाँ थोड़ी देर बैठकर महसूस करता है कि शायद एंटोन यही है, और उसकी आगे की प्लानिंग के बारे में सोचते हुए शायद डर जाता है। सप्ताह बाद कार्ला अपनी माँ के अंतिम संस्कार से लौटती है तो देखती है एंटोन कमरे में उसका वेट कर रहा है। कार्ला एंटोन को देखकर बोलती है, मेरे पास पैसा नहीं है और ना ही मॉस मुझे देकर गया है, मेरे पास जो भी थोड़े पैसे हैं वो तुम ले सकते हो। लेकिन एंटोन बोलता है, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया, मैं अपना वादा पूरा करने आया जो मैंने तुम्हारे पति से किया था, तुम्हें मारने। कार्ला बोलती है, वो तो मैं तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखकर समझ गई थी कि तुम कितने सनकी हो। एंटोन शायद अपना वादा पूरा करके
घर से निकलता है और अपनी कार में बैठता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ की एक हड्डी बाहर निकल जाती है। तभी वहीं के लोकल बच्चे जो साइकिलिंग कर रहे होते हैं उसे अपनी शर्ट देते हैं। बदले में एंटोन उन्हें पैसे देता है और कहता है कि तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा, और वो वहाँ से निकल जाता है। अब रिटायर्ड बेल अपनी पत्नी के साथ अपने 2 सपनों को साझा करता है जो उसने रात में देखे थे। पहले में उसने कुछ पैसे खो दिए जो उसके पिता ने उसे दिए थे। दूसरे में वो और उसके पिता एक बर्फीले पहाड़ से होकर गुजर रहे। उसके पिता अंधेरे में आग लगाते हैं और बेल का वेट करते हैं, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।